This video is just to share my opinions and to provide you information and facts. Hello and welcome to my channel Only Learning. My name is Atharva Malu and today we are going to talk about this topic. आज हम बात करेंगे कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। साथ ही साथ सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट इस ट्रेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि क्यों करप्शन होता है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में और इसे रोका कैसे जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बक्सवाहा फॉरेस्ट एक रीजन है मध्य प्रदेश का जिसके नीचे एक बहुत बड़ी डायमंड माइन फाउंड हुई है। अगर मैं बोलूँ तो इंडिया की बिगेस्ट डायमंड माइन। इसके नीचे एस्टिमेट किया गया है कि 3.42 करोड़ कैरेट्स के रफ डायमंड्स मिलने वाले हैं। लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए, अगर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो 2,15,870 से ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। पेड़ों का तो चलो मान भी लेंगे, लेकिन एनिमल्स का क्या, उन्हें कितना नुकसान पहुंचेगा और वहाँ के लोगों का क्या जो उस फॉरेस्ट पे लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं। ये बक्सवाहा फॉरेस्ट की पूरी स्टोरी 2004 से शुरू होती है, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना काम का है उतना ही बात करेंगे। एक रियो टिंटो नाम की कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2010 में माइनिंग के लिए वहाँ पर। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत से इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। एक डिसीजन लिया जाता है ये डील में कि जितना भी माइनिंग का पैसा मिलेगा उसका 10% स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। एक एनवायरमेंटल आरटीआई एक्टिविस्ट शैला मसूद की यहाँ पर मिस्टीरियस डेथ भी हुई थी, जो यहाँ पर बहुत ही प्रेशियस थी। ये इंसिडेंट में आपस एक बिड टेक प्लेस हुई 2019 में, जिसको जीता गया आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। आदित्य बिरला ग्रुप को लैंड प्रोवाइड किया गया है लीज पे 382 हेक्टर्स का कुछ सालों के लिए, कुछ मतलब थोड़े ज़्यादा ही। एंड द एक्चुअल लैंड फॉर माइनिंग इज 62 हेक्टर्स। द रिमेनिंग एरिया विल बी यूज्ड फॉर डंपिंग। जो कोई फ़ायदा नहीं देगा, बाकी का एरिया सिर्फ 62 हेक्टर्स से फ़ायदा होगा। तो हमें इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि बाकी की जगह को कैसे बचाए, सिर्फ 62 हेक्टर्स ही उनको माइनिंग के लिए कैसे दे। स्टेट गवर्नमेंट ने इस डील में ये फैसला किया है कि जो भी पैसा आएगा उसका 41% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और रिमेनिंग मतलब 58% आदित्य बिरला ग्रुप को मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिससे पैसा घर में ही रहेगा। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है ये 41 पॉइंट कुछ तो भी के स्टेक को 45% कर देना चाहिए। 45% में से 5% स्टेक इन ट्राइबल्स के एजुकेशन, इन ट्राइबल्स को अच्छे से घर देना, अच्छे से इनका कल्चर मेंटेन करना और साथ ही साथ इनको शिफ्ट करने में जाएगा। वाइल्ड लाइफ को शिफ्ट करना एक जंगल से दूसरे जंगल में, और साथ ही साथ ट्रीज प्लांट करना, इसमें 5% देना चाहिए। और बाकी का जो 40% बचता है उसमें 20% स्टेट के पास और 20% सेंट्रल के पास जाना चाहिए। स्टेट का तो छोड़िए, जो सेंट्रल में पैसा ये 20% खर्च होगा वो जल्द से जल्द खर्च होना चाहिए और पब्लिक किया जाना चाहिए, नहीं तो करप्शन तो बढ़ेगा ही। ये बात तो सही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। ये भी सही है कि इकोनॉमी जो अभी बहुत सफ़र कर रही है वो स्टेबल होगी या बढ़ेगी। और ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए अभी बहुत नेसेसरी है, बल्कि बहुत से कंट्रीज़ के लिए नेसेसरी है। लेकिन बाकी रीजन्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वाटर क्राइसिस जो वो रीजन में बहुत देखा जाता है, उसका क्या? अगर इस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे डैम बनाया गया तो बाकी रीजन्स का क्या होगा? इस पे आदित्य बिरला ग्रुप को ध्यान देना होगा और बाकी रीजन्स हर्ट ना हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ट्रीज तो ठीक है, हम प्लांट कर सकते हैं, दूसरी जगह इनकी कटाई बचा के यहाँ पर काट सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ का क्या? आपको जल्द से जल्द वाइल्ड लाइफ को शिफ्ट करना चाहिए अगर आपको ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करना है तो। ट्राइबल्स को भी शिफ्ट करके अच्छे मकानों में ट्रांसफ़र करके उन्हें भी अच्छा लाइवलीहुड और अच्छी जॉब्स दिलानी चाहिए। साथ ही साथ उनके बच्चों के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए। आइए अब कुछ बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ध्रुव राठी ने जो सॉल्यूशन दिया ये सिचुएशन के लिए कि हम लैब में डायमंड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ट्रीज़ को काटना कम हो जाएगा। लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशन है ये सिचुएशन के लिए, बाकी सिचुएशंस में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक और सॉल्यूशन आता है अभियान न्यू के द्वारा उनके वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर। उनका सॉल्यूशन था कि हमें पहले एक फॉरेस्ट बनाना चाहिए, छोटे सैपलिंग्स लगा के कुछ साल वेट करके उन्हें बड़ा होने देना चाहिए और बाद में डायमंड माइनिंग का प्रोजेक्ट कैरी आउट करना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी अभी सफ़र कर रही है और ये प्रोजेक्ट कैरी आउट होना इम्पॉर्टेंट है, तो हमें क्या करना होगा?
हमें दूसरी जगहों पर जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पर उसे रोकना चाहिए। हमें एसएसटी, साइंस, इंग्लिश जैसे स्कूल सब्जेक्ट्स को ई बुक में पूरी तरह कन्वर्ट कर देना चाहिए। और जो भी बच्चे इसका हैंड रिटन वर्क लिखते हैं नोटबुक्स में, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी इंडियन कंपनी के द्वारा, जिस पे बिना कॉपी पेस्ट करे वो बच्चे लिख सके, जिससे चीटिंग भी ना हो। आइए अब एक अनोखा रिश्ता देखते हैं करप्शन और डेवलपमेंट का। आइए देखते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, रोड बनते हैं या लैंड खरीदा जाता है तो कुछ ना कुछ करप्शन के किस्से सामने आते हैं। लैंड में तो रोज का ही है। लैंड में तो कितने ऐसे करप्शन होते हैं जो मालूम पड़ते हुए भी उसके कुछ लीगल एक्शंस लिए नहीं जाते। आइए अब रोड की बात करते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा रोड में पैसे बचाने के लिए रोड की विड्थ कम कर दी जाती है या लेंथ कम कर दी जाती है, जिससे कम पैसा लगे। कभी कभी पॉलिटिकल नेता उनके ही रिश्तेदारों को, सीमेंट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देके इसमें भी पैसा बचा लेते हैं। लैंड में कुछ पॉलिटिकल नेता इस तरह पैसे खाते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कि वो लैंड उनके नाम पे कर लेते हैं और फिर उन्हें हाई दाम पे बेचते हैं। यही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी होता है। सपोज कोई रेलवे लाइन या कोई भी ब्रिज कोई रास्ते से जा रहा हो और वो फार्म लैंड हो, तो पॉलिटिकल नेताओं को मालूम पड़ने के बाद वो वहाँ का लैंड गरीबों से कम पैसों में खरीद लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट को ही इन्हें हाई पैसों में बेचते हैं। पुलिस वाले जो रिश्वत लेते हैं, ये तो एक आम ही किस्सा बन गया है पूरे देश का, और ये होता ही रहता है बार बार। मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट कई बार हुए हैं जिसे हमें इग्नोर करना पड़ता है। ये पिक्चर कहलाता है कि लोगों का खून, कॉमन मैन, मिडिल क्लास लोगों का खून एक नेशनल ड्रिंक बन गया है जो कोई भी आ जाके चूसता रहता है, जैसे कि पॉलिटिकल नेता, कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर गुड बेचने वाले कंपनीज भी। मेरा गोल तो ये है कि चीज़ों को इतना सस्ता बना दूँ कि कोई भी उन्हें आसानी से खरीद ले जा सकता है। आइए एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है जो एक चीज़ को 1 रुपए में बना लेती है, बाद में वो 4 रुपए ऐड करके, उसका प्रॉफिट ऐड करके उसे 5 रुपए में होलसेलर को बेचती है, जिस पे 3 रुपए का प्रॉफिट होलसेलर ऐड करके उसे बाद में रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर बेचारा 2 रुपए का प्रॉफिट लेके उसे कस्टमर को बेचता है। और हम टैक्स तो भूल ही गए, लेकिन सबको टैक्स ज़रूर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे ही बेनिफिट के लिए रहता है, जिससे हमें सिक्योरिटी बाद में मिलती है। और फाइनली 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की बन के कस्टमर को मिलती है, जिससे उसका बहुत लॉस होता है। हमने करप्शन से रिलेटेड बहुत सी बातें कर ली, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो हम अवॉइड कैसे करें करप्शन को? हमें एक रिवॉर्डिंग सिस्टम गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए शुरू करना पड़ेगा, जिसमें पॉलिटिकल नेता, IAS, IPS ऑफिसर्स भी आने चाहिए। इनकी एक वाइड सोर्स ऑफ इनकम बना देंगे। आइए जानते हैं कैसे। सिंगापुर ये सिस्टम पहले से जानता है और इसके वजह से वो लीस्ट करप्ट कंट्रीज में बहुत आगे है। सपोज कोई भी पॉलिटिकल मिनिस्टर के पोर्टफोलियो में कोई डेवलपमेंट हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो और उसमें बहुत कम करप्शन हो, तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि पूरा करप्शन तो रोका जा ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ करप्शन होता ही है हर जगह पे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, और अगर ये साल सपोज 250 मृत्यु हुई है सोल्जर्स की, और अगले साल 230 मृत्यु है सोल्जर की, तो राजनाथ सिंह के साथ ही साथ जो हमारे आर्मी के चीफ और बाकी 2 सेनाओं के चीफ है, उन्हें भी कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। सिर्फ कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि कोई उनके इंक्रीमेंट होनी चाहिए सैलरी में, जिससे करप्शन ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राजनाथ सिंह करप्शन करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े इश्यूज और पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस की। इन्हें मुझे लगता है अगर ये बहुत बड़े हो गए, कंट्री लेवल पे हो गए या स्टेट के भी लेवल पे सबसे बड़े हो गए, तो इन्हें सीक्रेट रखना चाहिए। इनके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं रहना चाहिए। अगर कंट्री के बारे में हो तो PM और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और अगर सपोज स्टेट के बारे में बहुत बड़ा डिसीजन हो तो PM को और CM को ही मालूम रहना चाहिए। जैसे नोटबंदी के टाइम पे बहुत ही कम लोगों को मालूम था, जिसके वजह से जो पॉलिटिकल नेता करप्शन करते थे, जिनके पास एक्स्ट्रा ब्लैक मनी था, उनको पकड़ा जा सका। और सपोज अगर कोई भी पोर्टफोलियो में कोई मिनिस्टर या कोई छोटे लेवल का भी MLA, MP कोई बड़ा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसे फंड्स ऊपर से आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट से ही आए, सेंट्रल भी अगर उसे अच्छा काम कर रहा है तो फंड दे सकता है।
अब बात करते हैं जो करप्शन होता है पुलिस वालों के ब्राइब लेने के वजह से उसे कैसे रोका जाए। पहले तो हमें हाई फाइन्स लगा देने चाहिए। अभी जो फाइन की कीमत है उसको पूरा डबल कर देना चाहिए और रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए। पहले 1-2 महीने इतने रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि बाद में कोई करप्शन कर ही ना सके और रूल्स ब्रेक ही ना कर सके। अगर जितने भी लोग बाद में अगर रूल्स तोड़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आरबीआई के अंडर एक सेक्शन बनाना चाहिए गवर्नमेंट में, जहाँ ये पूरा फाइन्स का पैसा जाए और बाद में ये पूरा पैसा बट के जितने भी हमारे पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये काम करते हैं, यहाँ पर हेल्प करते हैं, उनमें लगा देना चाहिए। उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो इंडिया को एक एजुकेशनल मेरिटोक्रेसी रूल शुरू करना चाहिए। मतलब मेरिट पे ही आदमी को एजुकेशन मिलेगा, मेरिट पे ही आदमी को आगे के लिए लोन्स वगैरह, जॉब्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दुबई और सिंगापुर ये जानते हैं और ये प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं एजुकेशनल मेरिटोक्रेसी रूल पे एक पूरा वीडियो भी बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको सिंगापुर या दुबई पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंट्रीज़ है जो टॉप कंट्रीज़ में आती है, इनका जैसी पूरी दुनिया की कंट्रीज़ भी बनना चाहती है। इंडिया को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट जल्द से जल्द हटाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बिना एजुकेशन के लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और फिर करप्शन करने लग जाते हैं। इंडिया को की गवर्नमेंट को एक ऐसा फंक्शन भी बनाना चाहिए कि एक प्रॉपर एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए हर पॉलिटिशियन के लिए, तो ही वो आ सकता है पॉलिटिक्स में, नहीं तो नहीं। क्योंकि देश का भविष्य इन लोगों के हाथ में है और अगर इन्हें ही एजुकेशन नहीं दिया गया तो बाकियों को एजुकेशन दे के क्या फ़ायदा। इसके बाद का वीडियो आपके मन पे है, आपको देखना है तो देख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। आइए इस वीडियो के एंड से एक शुरुआत करते हैं कैंपेन की। इस कैंपेन में आप भी भाग ले सकते हैं। सिर्फ एक ट्वीट, एक पोस्ट या यूट्यूब के आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर के वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको कमेंट करना होगा #इन्फ्लुएंसर्स कैन बी अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, #इन्फ्लुएंसर्स अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मीडिया। कमेंट करके आप हमें हमारी गलतियां बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें बताइए कि हमें कहाँ सुधरने की ज़रूरत है। सजेस्ट कीजिए टॉपिक जिस पे आपको वीडियोस चाहिए। हमारा गोल सिर्फ इतना है कि सच, सॉल्यूशंस और सजेशंस को आप तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोस करंट टॉपिक्स पे और अलग अलग टॉपिक्स पे आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा देना। और मैं आपको बता दूं कि लाइक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको आपके देशवासियों को जागरूक करना है।